देखते हैं अध्याय 1 समुच्चय। ठीक है ना, कक्षा 11 का एक अध्याय, इसमें समुच्चय हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समुच्चय है क्या। तो समुच्चय क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ण, अक्षर, कुछ भी उनका सुपरिभाषित समूह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, जैसे ABCD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे समुच्चय को समझते हैं क्या होता है, तो देखते हैं। समुच्चय देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको क्या बनाना है, 5 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए बनाना है, या 6 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय ए क्या बोल दिया? समुच्चय को 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं पहले, फिर दिखाता हूं। समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला, एक समुच्चय को 2 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहला एक जो होता है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो टेबुलर को क्या कहते हैं? सारणीबद्ध रूप से कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, इसको देखिए, यहाँ पे मैं उसी चीज को दिखाऊंगा और उसी चीज को यहाँ पे भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, टेबुलर या कैसे लिखते हैं? बद्ध रूप। ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, उसको देखिए थोड़ा सा। या रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इसी को रोस्टर फॉर्म। हाँ, इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। या समुच्चय निर्माण रूप। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो कैसे लिखते हैं? जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से लिखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ए बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स। ठीक है ना, ये लिखा है यक्स सच दैट यक्स। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन। यक्स क्या है? 5 से छोटी है। ये सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप है इसका। अब इसका निर्माण कैसे करेंगे? 1 2 3 4 ये हो गया रोस्टर फॉर्म या सारणी बद्ध रूप। ठीक है ना। फिर देखिए, इस तरह से समुच्चय। अब समुच्चय है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये तो है यही है। तो समुच्चय क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के सुपरिभाषित समूह को। अब यहाँ पे कुछ भी हो, देखिए नंबर्स है यहाँ पे। तो सुपरिभाषित समूह का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी क्या होती है? सुपरिभाषित समूह को समझते हैं कि जिसकी परिभाषा सभी के नजर में समान हो, एक हो, वही क्या कहलाता है? सुपरिभाषित समूह। जैसे मैं कहूं कि भारतीय टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में नाम। ठीक है ना। या भारतीय टीम से खेलने वाले खिलाड़ी। तो जो इस समय में मौजूदा हालात में, वर्तमान समय में भारतीय टीम के खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम, तो जो इस समय खेलते हैं खिलाड़ी, है ना, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो ये वर्तमान में खेल रहे हैं, है ना। तो इनका नाम भी है। अच्छा, भारतीय टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम, तो भारतीय टीम से खेलने वाले खिलाड़ी बहुत से हैं। सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, तो ये रिटायर हो चुके हैं।
तो ये भी आएंगे और जो अभी खेल रहे हैं वो भी आएंगे। वो ये तो नहीं कहेगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, है ना। तो सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब कि वेल डिफाइन होना चाहिए, उसकी परिभाषा सबकी नजर में एक होनी चाहिए। जैसे बोल दिए कि पांच एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी है भाई, तो क्या है 5 से छोटी कौन है? 1, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। 2, 3, 4, अब ये सब क्या है? 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये क्या हो गया? इसमें आ गया ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि हम लोग जो है और देखते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए बोला गया कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान खिलाड़ियों का समुच्चय बनाइए, ठीक है ना। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान खिलाड़ियों का समुच्चय आपकी नजर में, मान लीजिए 2 आपको खिलाड़ी बताने हैं कि दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी, आप 2 बताइए, तो आपकी नजर में क्या कौन होंगे? आप बोलोगे चलिए सचिन तेंदुलकर हो गए और कौन हो गया? विराट कोहली हो गया। लेकिन हो सकता है कि मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर हो गया, ये शेन वार्न हो गया, ठीक है ना, वार्न हो गया, ठीक है ना। हो सकता है तीसरे की नजर में से एक रिकी पॉन्टिंग हो गया, ठीक है ना, और सेनवान हो गया। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति ये महान खिलाड़ियों की सूची बना सकते हैं। पर ये मैं बोलूं कि भाई भारतीय टीम के खिलाड़ियों का नाम बताइए, तो सचिन तेंदुलकर विराट कोहली दोनों आएंगे। लेकिन ये मैं बोलूं कि भारतीय टीम के सबसे महान खिलाड़ियों का नाम बताइए, तो हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर विराट कोहली बताएं, या हो सकता है वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर बताएं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो जहां कहने का मतलब ये है कि जहां कंपेयर वर्ड यूज हो, कंपेयर वर्ड मतलब कि जहां पे तुलनात्मक स्थिति आए वहां पे सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हो सकता है दूसरे परिभाषित वो फिर सुपरिभाषित नहीं रह जाएगा जहां कंपेयर होगा। जैसे बोले जंगल में सबसे खतरनाक जानवरों के नाम बताइए, तो जानवर भाई कोई भी खतरनाक हो सकता है, जो भी आपके ऊपर हमला कर दे वही खतरनाक है ना। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां हो सकती है ना। तो सुपरिभाषित खतरनाक हो गया, सबसे साधारण हो गया, तो ऐसे में जो है सेट नहीं बन सकता। सेट बनाने के लिए सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। जैसे बोल दिया भाई कि मांसाहारी जानवरों के नाम बताइए, तो उसमें लिखा जा सकता है ना। शाकाहारी जानवरों के नाम बताइए, वो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो सुपरिभाषित कहने का मतलब सेट क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। अब देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या आता है। ये तो देख चुके हैं, इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए ये ए सेट है। सेट क्या है? ये ए है। तो ये जो इसके छोटे छोटे भाग हैं, जो सेट के छोटे छोटे भाग हैं, ये कहलाते हैं अवयव। क्या कहलाते हैं? अवयव। अवयव कहलाते हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहलाते हैं। और अवयव का जो सिंबल होता है हम लोग यूज करते हैं वो ये है, ठीक है ना। ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे अवयव? ये लिखेंगे एक अवयव है सेट ए का, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक अवयव है सेट ए का। ऐसे लिखने का तरीका क्या है? 2 अवयव है सेट ए का, 3 अवयव है सेट ए का, 4 अवयव है सेट ए का, 5 अवयव नहीं है सेट ए का। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है कि ऐसे लिए और है तो ऐसे, ठीक है। 5 अवयव क्या है? सेट ए का नहीं है, तो 5 अवयव सेट ए का, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है? अवयव। समुच्चय कैसे बनाते हैं उसको ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे, ठीक है ना, नियम, समुच्चय बनाने के नियम, समुच्चय निर्माण के नियम। चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं समुच्चय निर्माण के क्या कहते हैं। चलिए पहला नियम क्या है?
प्रत्येक अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है। लिखेंगे सेट में, सेट या समुच्चय में प्रत्येक अवयव को एक ही बार लिखा जाता, ठीक है ना, एक ही बार लिखा जाता है। दूसरा, अवयवों को कामा करके हम आगे ठीक है ना, कामा कामा करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तीसरा, को मझला कोष्ठक, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा है। हाँ, ये तीसरा है, मझला कोष्ठक के अंदर मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। ये तीन रूल होते हैं। पहला, प्रत्येक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखा जाता। अवयवों को कामा कामा करके लिखा जाता है। अवयवों को पूरा मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, बाकी ए से प्रदर्शित करते ही हैं, है ना। जैसे अभी दिखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे अब अंतिम कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है और खाना खाना करके लिखा है इस तरह से। फिर देखिए, है ना, तो इस तरह से जो है वो समुच्चय चलते हैं, है ना। समुच्चय में हम लोग बात करते हैं। चलिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं नंबरों की, है ना, जिनसे हम जो है कई समुच्चय बनाना सीखेंगे। तो उन नंबरों की चर्चा करते हैं, है ना। तो देखते हैं थोड़ा सा, हालांकि हम नंबर तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसमें देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक होती है, ऑल काउंटेबल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, गणना करने वाली संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 10 10। किसी भी नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या को कभी भी दशमलव में नहीं दिखा सकते, और ना तो इसमें जीरो होता है। मतलब ऐसा कुछ इसका मानना है कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो ना हो, और कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ऑल काउंटेबल नंबर इज अ नेचुरल नंबर होता है, ठीक। दूसरा होता है पूर्णांक, पूर्ण होता है, पूर्ण को भी दिखा सकते हैं, पूर्ण संख्या। इसके लिए होल नंबर, इसलिए डब्ल्यू जो होल नंबर होता है, इसलिए डब्ल्यू इसको प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसका कोई निश्चित सिंबल नहीं है कि डब्ल्यू से ही प्रदर्शित करते हैं, मतलब जैसे नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है कि भाई कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा इसके लिए नहीं है। पर क्योंकि इसका पहला लेटर डब्ल्यू आता है, इसलिए हम इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये जीरो के बाद ऑल नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 से ये भी होता है। इसमें विथ इंक्लूड नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर में पूर्णांक होता है, संख्या। दो
चीजों से दिखाया जाता है, आई और जेड से। ठीक है, इसको दोनों चीजों से दिखाया जाता है। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे दशमलव का कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा, पूर्णांक है। यहाँ पे दो भागों में बटा हुआ होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर देखिए क्या होता है, जो प्लस माइनस एक प्लस एक प्लस दो प्लस तीन कौन संख्या कैसे लिखें? एक निगेटिव इंटीजर होता है। कौन संख्या कैसे लिखें? सही है, मैं अक्सर जो है पीछे ही बनाता हूँ, एक पूरा सामने आता है। हाँ, कहीं पे भी आप देखोगे एक हमारा पीछे ही रहेगा। ठीक, और इसकी बात तो देखिए, यहाँ पे जो आई और जेड है वो माइनस निगेटिव है, तो माइनस इनफाइनाइट टू -3 -2 -1, जीरो दोनों में दिया जाता है। वो ये नेचुरल पूर्ण पूर्णांक, अब परिमेय ये रचना नंबर को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए भी कोई ये जनरली यूज करते हैं, पर ऐसा निश्चित रूप से नहीं है कि क्यू ही लिखते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो है आल इनफाइनिटी से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर होते हैं, और इसमें जो दशमलव के भी नंबर आते हैं, जैसे -2.5 भी आ गया, -2 भी आ गया, 1 भी आ गया। ठीक है ना, 0 1 2, यहाँ पे 3.5 भी आ गया, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। ठीक है ना, इसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक किसको कहते हैं, क्यू किसको कहते हैं, पी बटे जो परिमेय संख्या होता है क्यू, पी बटे क्यू के रूप में होता है। क्यू इज नॉट इक्वल 0 होता है, दोनों एक का कोएफिशिएंट सेम नहीं होता। ठीक है ना, यही होता है परिमेय संख्या। ठीक, ये हमेशा माइनस से लिखा है। अच्छा, ये देखिए रियल नंबर लाइन का पैटर्न है, ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की ओर ये जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा रूल है कि इधर की जो लाइन होती है वो माइनस होता है, और इधर का जो लाइन होता है वो प्लस होता है। ये रियल नंबर लाइन है, इसीलिए हमेशा जो है हम लोग इधर से ही लिखना चालू करते हैं, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की ओर जाते हैं। ठीक है, मतलब अनंत। हाँ, अनंत। ठीक है ना, ये अपरिभाषित है, इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा है। ठीक है, ये एक सिस्टम है कि हम माइनस से प्लस की ओर ही जाते हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या भी जानते हैं, हालांकि ये वाला परिमेय संख्या, ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक है, आप बोल सकते हो, बढ़िया से विधिवत बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ये है जो धन वाली संख्या है, तो इसीलिए मैं इसको यहां से ज्वाइन किया। ये धन वाली संख्या, ये तो इंटीजर पूरा था, लेकिन इसके धन पार्ट को हमने निकाल लिया तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसके ऋण वाले पार्ट को निकाल लिया तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है ना, और ये परिमेय संख्या, इसमें दशमलव प्लस माइनस दोनों रहता है। फिर अपरिमेय संख्या भी होती है ना, रूट वाली संख्याएं, है ना, फिर परिमेय अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्या को हम लोग r से, रियल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं होती हैं और इसमें जो जो आप संख्या जानते हो कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, रूट के अंदर माइनस को छोड़कर, ठीक है ना, उसके अलावा बाकी सभी संख्याएं होती हैं। ये संख्या बस नहीं होती, ऐसी संख्याएं बस इसके अंदर नहीं होती, बाकी सब संख्याएं जो रूट के अंदर माइनस होता है वो संख्याएं बस इसके अंदर नहीं होती, बाकी सभी संख्याएं इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या हो गई। तो हम इन्हीं संख्याओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं हैं जिन पर चर्चा करनी है हमें, ठीक है ना। तो हम लोग देखे कि समुच्चय इसी संख्याओं पर कैसे बनते हैं। समुच्चय दो तरह से बना सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से समुच्चय हम दो तरीकों से बना सकते हैं, कौन कौन से? एक सारणीबद्ध सारणीबद्ध रूप, समुच्चय सारणीबद्ध रूप, और रोस्टर इसी को बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना, एक समुच्चय निर्माण रूप, एक सारणीबद्ध रूप। अब जैसे मान लीजिए आपके किताबी में मान लीजिए लिखा हो कि आप जो है प्रथम 10 पूर्णांकों का समुच्चय बनाइए, वो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो लिखा रहेगा जैसे a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या। तो इसका सीधा सीधा मतलब है रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में, ठीक है, सारणीबद्ध रूप में a बराबर, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे, ठीक। इस तरह से जो है हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई है ना, समझ में आ गया कैसे होता है सारणी। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। मैं दोहरा देता हूँ, एलिमेंट कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको अवयव बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कह रहा है एप्पल के अक्षरों का समुच्चय बनाइए। ए इक्वल टू सच दैट यक्स, यक्स यक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समुच्चय है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लिखा है यक्स सच दैट यक्स, ठीक है ना, यक्स सच दैट यक्स, APPLE के अक्षरों का क्या है? समुच्चय, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। इसी तरह जो है मान लीजिए कोई एक सेट है A इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, जो APPE एप्पल के अक्षरों का ठीक है ना। यक्स क्या है? एप्पल के अक्षरों का समूह है। तो इसको कैसे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसको कैसे दिखाते हैं? टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में। तो उसको इस तरह से दिखाते हैं APPLE, ठीक
ठीक है ना, इस तरह से दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा है तो इसलिए इसके अवयव कैपिटल लेटर में हो गए हैं। आप छोटे लेटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर समस्या ये है, समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए 2 बार पी आया है पर मैंने यहाँ पे 1 बार लिखा है, क्योंकि हमने जब सेट को बताया था तो वहाँ पे कंडीशन भी बताई थी कि सेट को हम, सेट के जो लेटर्स हैं, हम हर एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं, कॉमा कॉमा लिख करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोई भी लेटर दोहराया नहीं जाता और इनका क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं शायद वहाँ पे एक चीज बात लिखाना मिस कर गया था कि इस सेट में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुच्चय में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, तो क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस तरह से लिखें या ई पहले लिख दें या पी ए, इस तरह से लिखें, आपकी मर्जी, क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो फिर देखिए अब समुच्चय में आते हैं। समुच्चय आप 2 तरह से लिखना सीख चुके हैं। अब देखिए समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, ठीक है ना। तो समुच्चय के प्रकार देखिए, परिमित समुच्चय, ठीक है, और एक अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिन समुच्चय के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो, उसे उस समुच्चय को परिमित ठीक है ना। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या गिनी जा सकती हो, ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। गिनी जा सकती है, जैसे कुल मिला के मैं ये कहूं कि जिन समुच्चयों में जो है क्या होते हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे 10 10 1 2 3 4 5 या 50, तो कहीं ना कहीं इसकी संख्या हम गिन सकते हैं, तो इसके परिमित समुच्चय है ना। इस तरह से मतलब गिन सकें, जितने भी आप सेट बनाए तो उसको गिना जा सकता है, तो वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अच्छा, अपरिमित समुच्चय क्या है? इसमें 2 प्रकार होते हैं, अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है? देखिए, जिन समुच्चय के अवयवों जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या नहीं गिनी जा सकती है, नहीं अपरिमित जिन समुच्चयों की संख्या, अवयवों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, उन समुच्चयों को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अपरिमित समुच्चय का उदाहरण यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 डैश
अब पता नहीं इनफाइनाइट तक या कहीं भी, है ना, दूसरी लिमिट दी हुई नहीं है। तीसरा देखिए यहाँ से पता नहीं कहां से आया, 1 2 3 तक कर दिए, ऐसे भी इधर भी खाली हो सकता है। तो ऐसे समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अब चलते हैं परिमित समुच्चय के उदाहरण देखते हैं। इसका ये तो सेट वेक्टर फॉर्म है, जैसे आकाश में तारों की संख्या हो गई, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। आकाश में तारों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, अपरिमित रूप से अनंत है ना, ठीक। तो अब जैसे परिमित समुच्चय है 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी 5 से छोटी, 1 2 3 4, ये 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। इस तरह से परिमित समुच्चय के उदाहरण और ये परिमित समुच्चय के उदाहरण। अब देखिए परिमित समुच्चय के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है ना, उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है परिमित समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या शून्य होती है। ठीक है, उन समुच्चय उन समुच्चयों को रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको कहां से प्रदर्शित करते हैं, ये है रिक्त समुच्चय का सिंबल, या ये। आप कभी भी इस तरह से ना लिखें, ठीक है ना, ये गलत है, ये सिंगलटन सेट हो जाता है, या तो ये है या तो ये, ठीक है ना। फिर है एकल समुच्चय। ऐसे जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या 1 होती है, उन समुच्चयों को एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा, ये बात हुई है ना। एकल समुच्चय को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये देखिए, एक हो गया सेट है, सेट के अंदर इस तरह का भी एकल समुच्चय कहलाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है रिक्त समुच्चय का उदाहरण सेट वेक्टर फॉर्म में देखे, सूखे कुएं में पानी की संख्या है ही नहीं, है ना। दिन में तारों की संख्या रिक्त समुच्चय, ऐसा। तो एकल समुच्चय का उदाहरण आकाश में सूरज की संख्या एकल समुच्चय है ना, इस तरह से। तो एकल समुच्चय, तो इस तरह से समुच्चयों के प्रकार हो जाते हैं ना। तो